सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। इन पंक्तियों को सुनते ही हमारे माइंड में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक और इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इमेज बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत महापुरुषों की भूमि है। भारत ने कई ऐसे लीडर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, म्यूजिशियंस और अलग अलग फील्ड्स के विशेषज्ञों को जन्म दिया है, जिनकी गिनती आज वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज में होती है। उन्हीं ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज में से एक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि इंडिया में बच्चों से लेकर ओल्डर जनरेशन तक के लोगों के चहीते थे और आज भी लोग उन्हें रिस्पेक्ट और प्राइड के साथ याद करते हैं। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक ग्रेट साइंटिस्ट और लीडर ही नहीं, बल्कि इंडियन वैल्यू सिस्टम के एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी थे। वो अपनी हर जिम्मेदारी और कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते थे और अपने आप से भी पहले भारत को रखते थे। इंडिया को ग्लोबल पावर के रूप में देखना उनका सबसे बड़ा सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए डॉक्टर कलाम को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कई अवार्ड से नवाजा गया। उनमें सबसे प्रेस्टिजियस था पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो उन्हें ईयर 1990 और 1997 में मिला। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जिंदगी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। उन्होंने शुरुआत में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने से लेकर वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और इंडिया के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर तय किया है। और आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फुल ऑफ इंस्पिरेशन लाइफ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डॉक्टर कलाम के साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस और प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने क्या क्या काम किए, इस पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट ओनर थे और साथ ही एक लोकल मस्जिद के इमाम भी थे, और माँ आशियम्मा हाउसवाइफ थी। उनके पिता अपने बोट से हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम के धनुषकोडी का दौरा कराते थे। कलाम अपने और 4 भाई बहनों के साथ काफी हम्बल सर्कमस्टेंसेस में पले बढ़े। इनके पूर्वज तमिलनाडु के जाने माने वेल्दी ट्रेडर्स और जमींदारों में से एक थे। वो मेनलैंड और पम्बन आइलैंड के बीच ग्रोसरीज का ट्रेड किया करते थे और इनका ये कारोबार श्रीलंका तक फैला हुआ था। इसके अलावा वो तीर्थयात्रियों को मेनलैंड से पम्बन आइलैंड तक यात्रा कराने का भी काम किया करते थे, जिसके कारण इनकी फैमिली को मारा कलम याकिवर यानी कि वुडन बोट स्टीयर्स का भी टाइटल मिला, जो कि समय के साथ छोटा होते हुए मराकियर में बदल गया। हालांकि सन 1914 में मेनलैंड से आइलैंड के बीच पम्बन ब्रिज के बनने के बाद इनके एंसेस्टर्स का कारोबार बंद हो गया और धीरे धीरे इनके एंसेस्ट्रल होम को छोड़कर उन्होंने अपने सारे वेल्थ और प्रॉपर्टीज को गवा दिया। और इसी वजह से डॉक्टर कलाम के जन्म के वक्त तक इनकी फैमिली की दशा काफी दयनीय हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर कलाम को अपने बचपन में गरीबी का सामना करना पड़ा। कम उम्र से ही कलाम को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो गया था। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बचपन में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया था। सुबह पढ़ाई करने के बाद कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे और फिर दौड़ दौड़ कर वहां की सड़कों पर न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे। शुरुआती दौर में डॉक्टर कलाम एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन हर कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। वो अपने ज्यादातर समय किताबों के साथ व्यतीत करते थे और मैथमेटिक्स में शुरू से ही उनकी खास रुचि थी। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कलाम फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली में लोकेटेड सेंट जोसेफ्स कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। डॉक्टर कलाम एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब तक वो रामेश्वरम में थे तब तक उन्हें हायर एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उन्हें ये मालूम नहीं था कि हायर एजुकेशन के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन सन 1954 में बीएससी की डिग्री लेने के बाद कलाम रियलाइज करते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ज़रूरत है। ये जानने के बाद वो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। MIT के कैंडिडेट्स में नाम आने पर कलाम को खुशी तो होती है, लेकिन MIT की फीस सुनते ही वो खुशी निराशा में बदल जाती है। हालांकि अपने रिश्तेदारों की मदद से इवेंचुअली कलाम 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए MIT में दाखिला ले लेते हैं।
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कलाम अपनी लिखी हुई एक बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में बताते हैं कि वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। कलाम रिटन एग्जामिनेशंस तो सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में फेल होने के कारण वो एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाते और उसके बाद शुरू होती है उनके लाइफ की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फेज, जिसमें वो एज अ साइंटिस्ट देश की सेवा करते हैं। दोस्तों 1960 में एमआईटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ज्वाइन किया। वहां पर उन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल होवरक्राफ्ट बनाकर अपने करियर की शुरुआत की। डीआरडीओ में डॉक्टर कलाम को इनकोएस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च कमेटी के मेंबर के रूप में रिनोन्ड साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ काम करने का भी मौका मिला, लेकिन वो डीआरडीओ में अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। ईयर 1969 में कलाम को इसरो में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के ऊपर काम शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली डिप्लॉय किया। इसके बाद इंडिया भी स्पेस फेयरिंग नेशंस के एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन पाया। दोस्तों सन 1965 में जब कलाम डीआरडीओ के मेंबर थे, तभी उन्होंने एक एक्सपैंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में इसरो का मेंबर बनने के बाद उनके प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया और दूसरे इंजीनियर्स भी इस प्रोजेक्ट में इनके साथ जुड़ गए। आगे के कुछ सालों तक कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और SLV-3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जो कि मेजरली सक्सेसफुल रहे। 1970 के दशक में कलाम ने SLV प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स किए, जिसका एम सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को प्रोड्यूस करना था। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन बाद में इन्होंने पृथ्वी मिसाइल की डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले किया। सन 1982 में कलाम ने वापस से डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया और वहां उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम को प्लान किया, जिससे कई सक्सेसफुल मिसाइल्स प्रोड्यूस हुए और इसी रीजन से डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन का टाइटल दिया गया। उन सक्सेसफुल मिसाइल्स में से एक था अग्नि, इंडिया का फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया था। ईयर 1992 से 1997 तक कलाम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर रहे और बाद में ईयर 1999 से 2001 तक उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी कैबिनेट मिनिस्टर के पोस्ट पर रहकर एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सर्व किया। 1998 में कंडक्ट किए गए पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट में भी डॉक्टर कलाम ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टेस्टिंग फेज के दौरान डॉक्टर कलाम ने राजगोपाला चिदम्बरम के साथ एज चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सर्व किया। इस दौरान कलाम को मीडिया से काफी ज्यादा अटेंशन मिली और पूरा भारत उन्हें बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में जानने लगा। इसके अलावा मिड 1990s के पीरियड में डॉक्टर कलाम ने इंडिया के येट अनदर नोटेबल साइंटिस्ट YS रंजन के साथ मिलकर इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की एक बुक लिखी, जिसे ईयर 1998 में पब्लिश किया गया था। इस बुक में उन्होंने इंडिया को अगले 20 साल में यानी कि 2020 तक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म करने के वेज पर चर्चा करी। विजन 2020 को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने मेनली टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और मास एजुकेशन को एम्फेसाइज किया था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की ओर, जहां हम APJ अब्दुल कलाम के लाइफ के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पे उन्होंने प्रेसिडेंट के रोल में नेशन को सर्व किया। दोस्तों साल 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने, जो कि उस टाइम पावर में थी, अनाउंस किया कि वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। कलाम की स्टेचर और पॉपुलर अपील के कारण दूसरे मेजर पार्टीज जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी उनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के इस अनाउंसमेंट के बाद कि वो कलाम को प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए सपोर्ट करते हैं,
KR नारायण, जो कि 1997 से 2002 के बीच इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद से सेकेंड टर्म के लिए कंटेस्ट करने से मना कर दिया। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में शपथ ली और 25 जुलाई 2007 तक उन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट पर सर्व किया। दोस्तों, अब तक इंडिया में कितने लोग प्रेसिडेंट बने, लेकिन डॉक्टर कलाम उन सब में अलग थे। उनकी सिंप्लिसिटी और आम जनता के लिए स्नेह उन्हें बाकी सारे हायर ऑफिसेस होल्ड करने वाले व्यक्तियों से अलग बनाती है। शोभा वारियर, एक रेनाउंड ब्यूरोक्रेट जिन्होंने कलाम की प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी प्रेस सेक्रेटरी के रूप में सर्व किया था, कलाम के ऊपर लिखी गई अपनी किताब द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में बताती हैं कि डॉक्टर कलाम ने अपने प्रेसिडेंसी पीरियड के दौरान कभी भी खुद को ऐसा प्रेसिडेंट नहीं देखा, बल्कि वो खुद को आम जनता के रूप में देखा करते थे। उन्होंने शोभा वारियर के साथ एक इंटरेक्शन में कहा था कि वो प्रेसिडेंट हाउस को पीपल्स प्लेस बनाना चाहते हैं, ना कि प्रेसिडेंट्स पैलेस। शोभा वारियर बताती हैं कि बिना सिक्योरिटी के बारे में चिंता किए डॉक्टर कलाम लोगों से मिला करते थे, उनसे बात किया करते थे, फिर चाहे वो न्यू ईयर का दिन हो या इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे। फेस्टिवल्स के दिन राष्ट्रपति भवन को पूरा दिन खुला रखने का आदेश देते थे और कोई भी व्यक्ति बिना किसी पास से उनसे मिलने जा सकता था। अपने टेन्योर के दौरान डॉक्टर कलाम ने प्रेसिडेंट को मिलने वाले सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस को एबॉलिश कर दिया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पहले दिन से ही सबको ये बात क्लियर कर दी थी कि वो उन्हें हिज एक्सलेंसी के बजाय डॉक्टर कलाम कहकर बुलाएं। इसके अलावा इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जहां कहीं भी प्रेसिडेंट जाएंगे उनके पीछे एक लिमोजीन भी जाएगी। डॉक्टर कलाम इस प्रैक्टिस के सख्त खिलाफ थे। उस समय बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा यूज किया जाने वाला एम्बेसडर कार से ही हर जगह ट्रैवल किया करते थे। इस तरह जब डॉक्टर कलाम किसी फंक्शन को एड्रेस करते तब प्रेसिडेंट के लिए सेपरेट चेयर नहीं यूज करते, बल्कि उसी चेयर पर वो भी बैठते थे जिस पर बाकी दूसरे इंडिविजुअल्स बैठा करते थे। दोस्तों, कलाम आम लोगों के साथ जितने ही सॉफ्ट और पोलाइट थे, डिसीजन लेने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में उतने ही ब्रेव और करेजियस, चाहे वो डिसीजन कितना भी टफ, सेंसिटिव और इवन कंट्रोवर्शियल ही क्यों ना हो। हालांकि कलाम मर्सी पिटिशंस के रिगार्ड में अपने इनएक्शन के लिए वो क्रिटिसाइज भी हुए। इसके अलावा 2005 में बिहार में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के बाद भी कलाम काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन आज भी लोग उन्हें फॉन्डली पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में याद करते हैं। 2007 में टेन्योर खत्म होने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने की चाह जताई, लेकिन फिर तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर लिया और डिसाइड किया कि वो अब दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस लीव करने के बाद कलाम वापस से साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का अपने मिशन में जुड़ गए और देश भर के कई यूनिवर्सिटीज में एज अ लेक्चरर सर्व किया। और फिर 27 जुलाई 2015 को जब कलाम IIM शिलोंग में एक लेक्चर देने के पर्पस से गए थे, तभी वहां लेक्चर के बीच में ही उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और जिससे उनकी डेथ हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके बर्थ प्लेस रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें PM नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के गवर्नर, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स आदि के समेत 3.5 लाख लोगों से भी ज्यादा की भीड़ शामिल थी। कलाम की सडन डेथ ने पूरे नेशन को सदमा पहुंचाया था। उनके ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 डेज की नेशनल मॉर्निंग भी डिक्लेयर की थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग उन्हें सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कॉन्डोलेंसेज ऑफर कर रहे थे। कलाम की डेथ डेफिनेटली नेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस थी, लेकिन वो हमें अपने इंस्पिरेशन से भरे जीवन की कहानी दे गए हैं, जिसे जानकर कंट्री की यूथ जिंदगी में बिना हार माने आगे बढ़ते रहने के लिए और नेशन को सर्व करने की प्रेरणा ले सकती है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर कलाम को बच्चों से खास लगाव था। वो ग्रेट साइंटिस्ट, लीडर और राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि यदि लोग उन्हें एक अच्छे टीचर की तरह याद करते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।
उनके अकॉर्डिंग वो टीचर के प्रोफेशन को सबसे नोबल प्रोफेशन और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन मानते थे। उनके अकॉर्डिंग टीचर किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं और उनके हाथ में कंट्री का फ्यूचर होता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले स्कूल से ही सीखने की शुरुआत करते हैं और इसीलिए ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें हर एक स्टूडेंट, चाहे वो स्टडीज़ में वीक भी क्यों ना हो, लर्निंग इंस्टिंक्ट डेवलप कर पाए और इंडियन वैल्यू सिस्टम को इंस्टिल कर पाए। डॉक्टर कलाम ने इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन के फील्ड में कलाम के एफर्ट्स को ऑनर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अक्टूबर 15 यानी कि उनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में डिक्लेयर किया था। तो दोस्तों, ये थी एक ऑर्डिनरी दिखने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल की इंस्पिरेशनल स्टोरी। डॉक्टर कलाम की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर कई राइटर्स ने उनके बारे में किताबें लिखी। पीएम नायर द्वारा लिखी गई द कलाम इफेक्ट, माई ईयर्स विद द प्रेसिडेंट, ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बायोग्राफी ऑफ अ सेंटली साइंटिस्ट और शोभा वारियर की द पीपल्स प्रेसिडेंट उनमें से कुछ नाम हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने लाइफ टाइम में 20 से ज़्यादा बुक्स ऑथर की। ईयर 1999 में पब्लिश्ड विंग्स ऑफ फायर उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग पावर विद इन इंडिया कलाम द्वारा लिखे गए कुछ दूसरे बुक्स के नाम हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और कलाम के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।